गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आप सब कैसे हैं? मैं उम्मीद करता हूं कि बहुत अच्छे होंगे। मैं आकाश कुमार भड़ाना आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम में आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं मेरे प्यारे बच्चों। और बच्चों, आपको जैसे पता है कि हमारा 10th क्लास है और हम लोग आपका हिस्ट्री को देख रहे हैं। और हिस्ट्री में अगर हम लोग स्पेशल बात करें इतिहास में, तो हम लोग विश्व आपका परिप्रेक्ष्य में आज का जो हमारा अपना पहला चैप्टर है आपका यूरोप में राष्ट्रवाद, उसकी जो आपकी प्रारंभिक स्थिति है कि यूरोप में कैसे राष्ट्रवाद आपका शुरू हुआ, उसकी जो थ्योरी है, जो उसकी पूरी स्टोरी है, उसको हम लोग अपने लेक्चर के माध्यम से पढ़ रहे हैं। जैसे आपने पढ़ा था, जो आपके सरयुग थे उन्होंने आपकी एक इमेज की आपकी श्रृंखला बनाई थी। सबसे पहले हमने उसको एक्सप्लेन किया, फिर उसके आगे हमने कुछ चीज़ों, कुछ ऐसे शब्द थे, जैसे हमने आपका निरंकुशता को पढ़ा कि निरंकुशता क्या होती है। इन सब चीज़ों को हम लोग आपके जो इससे पहले जो आपका लेक्चर हुआ था उसमें हमने देखा, इनको जाना और उनको पढ़ा कि कैसे कैसे क्या चीज़ें थी और स्वाधीनता का मतलब क्या था। क्लियर है? और आज हम जो है बच्चों उससे आगे चलेंगे और छोटा सा एक बार हम लोग आपका ब्रीफ में रिवीजन करेंगे। किसी भी बच्चे का अगर कोई आपका डाउट रहता है टॉपिक से संबंधित, इस चैप्टर से संबंधित, तो आप हमसे लाइव जुड़कर चैट के माध्यम से आप अपना प्रश्न हम तक बच्चों बहुत आसानी से आप पहुंचा सकते हैं। कोई भी स्कूल का कोई भी बच्चा। चलिए, अगर आपका कोई प्रश्न नहीं है, कोई डाउट नहीं है, हम चलते हैं सीधा डिजिटल बोर्ड की तरफ। देखिए बच्चों, आपको ये सब चीजें ध्यान रखनी थी जो आपकी बनी हुई है, वो आपको थोड़ा सा देखिए। अब आप सबसे पहले देखिए, जब हम लोग देख रहे थे यूरोप में राष्ट्रवाद का उदय, तो सबसे पहले क्या था, हमने ये एक इमेज जो हमको मिली थी, इस इमेज को हमने देखा कि हमने एक हमको मूर्ति मिली थी आपकी, इसको हमने स्वाधीनता की प्रतिमा कहा। ये देखिए मशाल, कुछ चीजें देखी और अलग अलग जो आपकी कंट्री है उनके हमने फ्लैग को यहाँ देखा था। क्लियर है? और दूसरा हमने कह रहे हैं कि आसमान से कौन सा जो एंजल थे, जो आपके देवदूत थे, वो लोग भी इसमें इसको ऊपर से देख रहे थे। हमने इसको पढ़ा। फिर हमने ये भी देखा कि जो आपकी इमेज बनाई थी, ये आप किसने बनाई थी? फेडरिक सरयू ने बनाई थी। क्लियर है? और इसमें क्या दिखाया था आपका बच्चों? प्रजातांत्रिक और आपका सामाजिक जो भी आपके गणराज्य हैं उनकी स्थिति को उसने क्या किया था, आपका एक्सप्लेन करते चीजें बनाई थी। क्लियर है? और कब बनाई थी? 1948 में बनाई थी। और पूरा उसको कि हम इसमें क्या है, आपकी मशाल है एक हाथ में, दूसरे हाथ में क्या है, मनुष्य के अधिकारों का क्या है बच्चों, घोषणा पत्र को उसमें वो आपका दिखाया गया था। ठीक, इन सब चीजों को हम लोगों ने पढ़ा और उसको जाना और बहुत अच्छे से हम लोग देख रहे हैं। और कह रहे थे कि जो वहाँ के आपके कलाकार हैं, उस स्वतंत्रता को हमने कैसे दिखाया, आपके महिला के रूप में व्यक्त करते हुए दिखाया। हमने निरंकुशता को पढ़ा कि निरंकुशता क्या है? ऐसी सरकार या शासन जिसकी सत्ता पर कोई अंकुश नहीं होता। क्या नहीं होता? अंकुश का मतलब होता है लगाम। लगाम का मतलब होता है आपका किसी प्रकार की कोई रोक टोक नहीं है, कोई कानूनी बाध्यता नहीं है, किसी को हम रोक नहीं सकते। इस प्रकार की चीजों को हम लोगों ने आपका बोल दिया। अब देखिए, अब हम लोग जो बात कर रहे थे सबसे पहले, अनरेस्ट ने जो अनरेस्ट जो आपके रेनन थे, इन्होंने राष्ट्र क्या है एक अपना शीर्षक दिया था। उस शीर्षक में इन्होंने अपनी कल्पना करते हुए हमको बताया था कि हम राष्ट्र बनता कैसे है। तो राष्ट्र की परिभाषा में जो समय एक परिभाषा प्रचलित थी कि अगर आप किसको राष्ट्र समझेंगे, आप किसको राष्ट्र कहेंगे, या राष्ट्र बनने की शर्तें क्या है, तो उन्होंने सबसे पहले बताया था। मैं इन व्यक्ति की बात नहीं कर रहा, जो आपके रेनन से पहले के जो आपके फिलोसफर थे, दार्शनिक थे, जो विचारक थे, आप ऐसे मानिए, उन लोगों ने क्या किया था, देश की परिभाषा दी थी। देश मतलब राष्ट्र, नेशन। तो उस उन्होंने बोला कि राष्ट्र कौन बनेगा? राष्ट्र वो बन सकता है जिसकी समान भाषा हो। समान भाषा का मतलब है कि जितने भी उसके देश में जितने भी लोग निवास करते हैं उनकी एक भाषा हो। कैसी हो? एक भाषा। नस्ल, नस्ल कैसी हो? एक हो। नस्ल का मतलब होता है आदमी की प्रजाति से। प्रजाति कैसे? मतलब आप ऑस्ट्रेलियाइड हो, मेडिटेरियन वाले हो, आप अंटार्कटिक के हो, इस तरह के जो आप ज्योग्राफी में पढ़ेंगे नस्लों को, आप वो नस्ल एक होनी चाहिए। दूसरा, फिर जो
ये चीज 2 पॉइंट हो गए। और तीसरा बताया उन्होंने आपका धर्म, रिलीजन कैसा हो, रिलीजन समान हो, क्षेत्र, इन सब चीजों से बनता है। तो लेकिन रेनन ने क्या किया है, इस बात का आपका खंडन किया है कि आपका किसी राष्ट्र बनने के लिए ये चीज जरूरी नहीं है। राष्ट्र और बहुत सारी चीजों से भी बन सकता है। आप ये नहीं कहेंगे समान भाषा, समान नस्ल, समान धर्म है तो राष्ट्र बन जाएगा। फिर मैंने आपको बताया था एक एग्जाम्पल के माध्यम से कि अगर रेनन के अनुसार अगर कोई ऐसा है तो वो राष्ट्र बन रहा है कि नहीं बन रहा, वो बात की बात है। लेकिन रेनन ने इसको आपका एक्सेप्ट नहीं किया। वो क्या कहते हैं कि राष्ट्र इन सब चीजों के बिना भी बन सकता है। जैसे समान भाषा ना हो। अब आप भारत को देखिए, क्या पूरे भारत में एक ही भाषा बोली जाती है? नहीं। कहीं हिंदी है, कहीं तेलुगु है, कहीं तमिल है, कहीं आपकी कन्नड़ है, कहीं बंगला है, कहीं इंग्लिश है, कहीं मलयालम है, क्लियर है, कहीं असम है, कहीं डोगरी है, कहीं आपका नेपाली है, कहीं मैथिली है, क्लियर है। बहुत सारी खड़ी अवधि भाषा। तो भारत में तो भाषा अलग है। अब आप नस्ल को बात देखिए, तो अगर आप स्पेशल रूप दिखाई देंगे तो नॉर्थ ईस्ट के जो लोग हैं उनका शरीर का स्ट्रक्चर, फेस, आकार, बनावट बिल्कुल अलग है। भारत के आप जो उत्तर के लोग उनको देखिए, साउथ के लोग हैं आप उनको देखिए, तो उनके जो वो चीजें हैं वो आपको अलग दिखाई देगा, नॉर्थ ईस्ट वालों का और इंडियंस का। लेकिन ऐसा तो नहीं है कि वो हमारे देश का पार्ट नहीं है, हमारे हिस्सा नहीं है। बात करते हैं धर्म की। अच्छा मुझे बताइए कि भारत का कोई धर्म है? अगर हम कॉन्स्टिट्यूशनली बात करें, नहीं, भारत का कोई धर्म नहीं। भारत में हर धर्म की सर्व धर्म संभाव भावना है, पंथ निरपेक्ष है। कौन है भारत? क्या है बच्चों? पंथ निरपेक्ष है। और उसमें बहुत सारे धर्म भारत में है। क्या एक धर्म है? नहीं। पूरी पब्लिक का एक धर्म है? नहीं। कोई हिंदू है, कोई मुस्लिम है, कोई क्रिश्चियन है, कोई पारसी है, कोई जैन है, कोई बौद्ध है, क्लियर, और कोई किसी संप्रदाय या पंथ को मानता है। क्षेत्र हमने देखा कि एक क्षेत्र तो होना जरूरी है। अगर आप कहेंगे राष्ट्र है, बोले राष्ट्र की सीमा कहाँ है, आप किसको राष्ट्र कहेंगे? तो एक प्रॉपर क्षेत्र होना भी कैसा है, बहुत जरूरी है। आइए थोड़ा सा हम लोग इसी में आगे बढ़ते हैं, जिस परिभाषा को हम लोग आपका पढ़ रहे थे। थोड़ा सा मैं इसको बड़ा कर लेता हूँ ताकि कुछ चीजें आपको बहुत अच्छे से आपको दिखाई दें। देखिए, एक राष्ट्र लंबे प्रयासों, त्याग और निष्ठा की का चरम बिंदु होता है। कह रहे जब कोई आपका राष्ट्र बनता है तो राष्ट्र बनने में क्या होता है, एक लंबा बहुत प्रयास रहता है, संघर्ष रहता है, बहुत सारा त्याग होता है, और निष्ठा की क्या होती है, चरम बिंदु होता है। शौर्य वीरता से युक्त अतीत। अब देखिए, अतीत का मतलब क्या हुआ, पास्ट। शौर्य मतलब जो हमारे द्वारा, हमारे जो, आप ऐसे मानिए अगर भारत के परिप्रेक्ष्य में हम लोग इसको देखें तो जितना भी हम लोगों ने देश आजाद हुआ है, हमारे लोगों ने कितने बड़े अपनी प्राणों की बलिदान दिए हैं, कितना वीरता दिखाई है, सब एक उसका क्या रहा है, एक अतीत रहा है। महान महापुरुषों के नाम और गौरव, यह वह समाज पूंजी है जिस पर एक राष्ट्र विचार आधारित किया जाता है। कह रहे कि आपकी शौर्य वीरता का अतीत, आपके महान पुरुषों के नाम और गौरव का सामाजिक पूंजी, ये सारी चीजें कैसे हैं, आपके राष्ट्र विचार पर आधारित किया जाता है। अतीत में समान गौरव का होना, वर्तमान में एक समान इच्छा संकल्प का होना, साथ ही मिलकर महान कार्य करना और आगे ऐसे काम करने की इच्छा, एक जन समूह होने की सबको जरूरत सकते। कह रहे कि हम लोगों को क्या करना है, हमारे पास आपका गौरव का हो, ठीक, वर्तमान में हमारी कुछ क्या हो, समान इच्छाएं हो, हमारे कुछ अपने संकल्प हो, उन संकल्प के साथ क्या हो, हमारे कुछ कार्य हो। अगर हम ऐसे करके आपका बढ़ते हैं, उनकी इच्छा करते हैं, तो क्या होगा, आगे आपका एक जन समूह होने की क्या है, एक जरूर शर्त है। अगला देखिए, अतः राष्ट्र एक बड़ी और व्यापक एकता, यानी कि लार्ज स्केल सबऑर्डिनिटी, यानी कैसी है, एक लार्ज स्केल पर आपका क्या है, एकता है, ठीक। अब देखिए, उसका अतीत अस्तित्व रोज होने वाला जनमत संग्रह है। कह रहे कि वास्तव में अगर हम किसी राष्ट्र के अगर अस्तित्व की बात करें तो वो क्या है, जनमत संग्रह है, ठीक। प्रांत उसके निवासी हैं। अगर सलाह के लिए जाने का किसी को अधिकार है तो वह निवासी ही है। कह रहे कि सलाह के लिए किए जाने का अगर किसी पर राइट्स है तो कौन है, जो वहां का व्यक्ति है, जो निवास कर रहा है, उसी को अधिकार होता है। क्लियर है। किसी देश का विलय करने या किसी देश की इच्छा के विरुद्ध
कब्जा जमाने के लिए एक राष्ट्र की कोई का की वास्तव में कोई दिलचस्पी नहीं होती। राष्ट्र का अस्तित्व में होना एक अच्छी बात है, बल्कि यह एक जरूरत भी है। उनका होना स्वतंत्रता की गारंटी है, और अगर पुलिस में केवल एक कानून और उसका केवल एक मालिक होता है तो स्वतंत्रता का ही लॉप हो जाता है। क्या होता है? एक मालिक होता है तो हम क्या बोलते हैं आपका, हम उसको स्वतंत्रता का लॉप कहते हैं। तो उन्होंने उनके अनुसार राष्ट्र क्या है, कैसा राष्ट्र है, उस राष्ट्र को उन्होंने इस अपने एक राष्ट्र नामक राष्ट्र क्या है जो उन्होंने आपका टाइटल बनाया था उसमें पूरी स्थिति को हमको बताया है। अब देखिए हम लोग कुछ शब्द हम लोगों को मिले, तो पहले तो मुझे बताइए क्या जो वो आपका राष्ट्र बता रहे हो आपको समझ आया? देखिए राष्ट्र मतलब क्या है? लोगों का त्याग, प्रयास, प्रयास, संकल्प, इच्छा, काम करने का जन समूह, रोज, इन सब चीजों का जो मिलकर जो राष्ट्र बनता है उसको हम राष्ट्र कहते हैं। यानी कि बहुत सारे उनके द्वारा प्रयास किए गए, उनकी इच्छाएं, उनके संकल्प, इन सब चीजों के माध्यम, और जन समूह, ये सब शर्तें आपको जरूरी होती है। अब देखिए जनमत संग्रह, हमने शब्द पढ़ा था अभी, जनमत संग्रह। और आपको बहुत बार क्या मिलता है, आपका जो न्यूज होती हैं उन न्यूज पेपर में क्या होता है, आपको जनमत संग्रह नामक जो है सुनने को मिलता है। ये क्या है? एक प्रत्यक्ष मतदान जिसके जरिए, कैसा है बच्चों? प्रत्यक्ष मतदान है, जरिए एक क्षेत्र के सभी लोगों से एक प्रस्ताव को स्वीकार या अस्वीकार करने के लिए पूछा जाता है। क्या करते हैं? स्वीकार या अस्वीकार करने के लिए पूछा जाता है। ठीक है, इतना आपको ध्यान रखना। रेन की समझ के अनुसार एक राष्ट्र की विशेषता का संक्षिप्त विवरण दें। कह रहे कि रेनिन के अनुसार एक राष्ट्र क्या है उसका संक्षिप्त में आप उसको विवरण दें, आप उसको वो करें। इन सब चीजों का क्या है, ये हम सब चीजों को आपको देखना है। अब थोड़ा सा आप इसको देखेंगे और आप इसे विचार करेंगे तो और बहुत सारी चीजें ऐसी हैं क्लियर होंगी। अब देखिए हम लोग जितना स्टोरी थी, इंट्रोडक्शन था, वो हम पढ़ चुके। मेन चैप्टर की तरफ हम लोग बढ़ रहे हैं। फ्रांसीसी क्रांति और राष्ट्र का विचार, कि सबसे पहले हमें फ्रांसीसी क्रांति को देखना है कि फ्रांसीसी क्रांति क्या है, फ्रांसीसी रिवॉल्यूशन क्या है, राष्ट्र का विचार क्या है, उन सब चीजों को हम लोग को देखना है। देखिए राष्ट्रवाद की पहली स्पष्ट अभिव्यक्ति 1789 में फ्रांसीसी क्रांति के साथ हुई। यानी कि अगर हम सबसे पहले राष्ट्रवाद की बात करें कि फ्रांस में राष्ट्रवाद के लिए जो पहल की गई, उस पहल की प्रयास कब थी? वो थी बच्चों 1789 में। कब थी आपका? 1789 में। वो ऐसा टाइम था जब सबसे पहले राष्ट्रवाद की पहल की गई थी। कहाँ? आपका फ्रांस में। क्लियर है? जैसा आपको याद होगा 1789 में फ्रांस एक ऐसा राज्य था जिसके संपूर्ण भूभाग पर एक निरंकुश राजा का आधिपत्य था। कह रहे हैं कि 1789 में अगर आप लोग आपका देखेंगे तो एक ऐसा राज्य बना हुआ था, स्टेट बना हुआ था, जितनी भी उसकी पूरी लैंड है, भूभाग मतलब उसकी जमीन है, क्षेत्र है, उस पर एक क्या था आपका, निरंकुश शासक का आधिपत्य। आधिपत्य का मतलब होता है कि उस राजा का क्या था, राज था, या अब ये कहिए उस राजा का क्या था, आपका शासन था। ठीक। फ्रांसीसी फ्रांसीसी क्रांति से जो राजनीतिक और संवैधानिक बदलाव हुए, उनसे प्रभु सत्ता राजतंत्र से निकलकर फ्रांसीसी नागरिक के समूह को हस्तांतरित हो गई, यानी कि आपका ट्रांसफर हो गई। देखिए पहले जो आपकी प्रभु सत्ता थी वो किसके पास थी? राजतंत्र, यानी कि राजा के अनुसार ही लोगों के राइट से, अधिकार से चीजें थी। अब उसके हाथ से निकलकर कहाँ चली गई? आपके जो फ्रांसीसी नागरिक है, जो उसके सिटीजन है, जो समूह है, उनको क्या हो गई? आपका ट्रांसफर हो गई। ठीक। क्रांति ने घोषणा की अब लोगों द्वारा राष्ट्र का गठन होगा और वे ही उनकी नियत तय करेंगे। क्या करेंगे? अब क्रांति में क्या हो गई, जब आपका रेवोल्यूशन हुआ तो उनमें यह घोषणा कर दी गई कि अब क्या होगा, जो हमारे राष्ट्र का गठन होगा, जो नेशन का गठन होगा, उसके जो भी नीति तय करेगा वो कौन होगा? अब जनता ही करेगी। अब लोग क्या करेंगे? राष्ट्र का गठन करेंगे। ध्यान दीजिए, ये सबसे इंपॉर्टेंट है कि कौन
कौन करेगा गठन? लोग। पहले किसने किया था गठन? जो पहले राजा था या जो आपका शासक था, वो क्या कर रहा था? अपनी मर्जी से, मर्जी मतलब आप समझिए अपनी इच्छा से ही क्या कर रहा था बच्चों? वो सारा जो अभी समझिए राष्ट्र का गठन और जितने भी आपका नियम संबंधी चीजें थी, वो कौन बना रहा था? जो राजा था, शासक था। अब ये सारी चीजें क्या हो गई? उसके हाथ से ट्रांसफर हो गई किसकी तरफ? जो लोग थे। भाई कौन थे? जो आम लोग थे, उनकी तरफ चलेगी, क्योंकि उसका शासन आपका समाप्त हो गया। प्रभु सत्ता का मतलब है अधिकार। किसका अधिकार हो गया? अब अधिकार हो गया फ्रांस के राजा का नहीं, जो उसका शासक नहीं, बल्कि जो आम जनता है उसका कैसा हो गया? उसका अधिकार हो गया। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। क्या हो गया? उसका अधिकार हो गया। तो इतना सब आप लोगों को बहुत अच्छे से देखिए, प्रारंभ से ही फ्रांसीसी क्रांतिकारी ने ऐसे अनेक कदम उठाए जिनके फ्रांसीसी लोगों में एक सामूहिक पहचान की भावना पैदा हुई। कह रहे कि जो फ्रांसीसी लोग हैं उन्होंने बहुत सारे ऐसे क्या करे बच्चों? उन्होंने वो अपने कदम उठाए जिन्हें फ्रांसीसी लोगों ने क्या हुआ? एक सामूहिक आपकी पहचान की क्या हो गई? आपकी भावना हो गई। अब देखिए, पैतृक भूमि और नागरिक यानी कि जो आपके सिटीजन हैं जैसे विचारों ने एक संयुक्त समुदाय का विचार पर बल दिया कि ले पैट्रिक और आपका लीव आपका सिटीजन, ये दो ऐसे शब्द आए, ध्यान रखिए। पैतृक भूमि और आपका नागरिक, ये दो ऐसे, हाँ, जब आपकी क्रांति हुई, समूह की पहचान की भावना हुई, तो उन भावनाओं में दो शब्द बड़े इंपॉर्टेंट रहे आपका। तथा प्राकृतिक जो पैतृक भूमि यानी कि जहाँ आपके पिता का निवास स्थान है, जहाँ आपके पिता की जमीन जायदाद, जिस पिता, या आप कहेंगे आम भाषा में हमारे यहाँ बोलते हैं कि हमारे यहाँ बोलते हैं ना पैतृक घर है। पैतृक मतलब हमारे पिताजी का। ठीक, तो ऐसे ही क्या हुई? आपका पैतृक भूमि और नागरिक जैसे विचार संयुक्त समुदाय का विचार पर बल दिया। अब एक का विचार नहीं था, समुदाय, संयुक्त समुदाय यानी बहुत सारे समूह, उनका भी एक संयुक्त विचार। एक संविधान के अंतर्गत समान अधिकार प्राप्त थे। और कैसे थे? उनको सबको समान अधिकार प्राप्त थे। अतः एक नया फ्रांसीसी तिरंगा, अब देखिए इसमें क्या होगा? नया आपका फ्रांसीसी तिरंगा या झंडा क्या हो गया? आपका ट्राई कलर आपका चुना गया, यानी कि फ्रांसीसी के नए जो आपका झंडा या आपका तिरंगे का आपका चुनाव, जिसने पहले के राष्ट्रध्वज की जगह ली। और क्या काम करा कि जो पहले आपका राष्ट्रध्वज था, ठीक, उसके स्थान पर इन्होंने क्या किया? आपका नए को आपका जगह दी। ठीक, ये इसकी तरफ जगह दी। जनरल का चुनाव सक्रिय नागरिक के सामूहिक द्वारा किए जाने लगा और उसका नाम बदलकर नेशन असेंबली कर दिया गया। अब देखिए, जो पहले इंटेर जनरल था, अब उसका नाम क्या कर दिया? आपका नेशनल असेंबली। यानी कि देखिए किस तरह से आपका रिफॉर्म हो गया। क्योंकि अब क्या हो गया कि अब जो शासक है, कहाँ का बच्चों? फ्रांसीसी का। वो शासक अब कौन है? जनता है। रूल कौन कर रही है? आपका जनता कर रही है। यानी कि उसमें अब जो राजतंत्र था, ध्यान दीजिए, क्या था? राजतंत्र। राजतंत्र का मतलब राजा, तंत्र का मतलब शासन। वो क्या हो गया? आपका समाप्त हो गया। अब राजतंत्र में की जगह क्या आ गया? जो है कि नागरिक हैं या लोग, वो लोग क्या हो गए? इनकी जगह आपका शिफ्ट हो गए। ध्यान रखना है, क्या हो गए? इनकी जगह आपका शिफ्ट हो गए। यानी कि राजा का शासन समाप्त होकर अब जनता का शासन हो गया। तो आपके जितने भी वहाँ मीटिंग सभा के स्थान थे वो बदल दिए गए, उनके नाम बदले, वहाँ का तिरंगा बदला। क्योंकि अब क्या हो रहा है? रिफॉर्म हो रहा है। क्या हो रहा है? बदलाव हो रहा है। अब देखिए, नई श्रुतियां रची गई, शपथ के लिए शपथें ली गई, यानी कि नई जो स्लोगन थे वो हुए, आपके शपथ ली गई, नई
शहीदों का गुणगान हुआ। शहीद मतलब जिन लोगों ने ये इतना लंबा प्रयास किया है उस राजतंत्र को हटाने के लिए, उनका गुणगान हुआ। और यहाँ सब राष्ट्र के नाम पर हुआ। और यहाँ जितनी भी चीजें हुई किसके नाम पर हुई? राष्ट्र। पहले किसके नाम पर हो रही थी? जो राजा था, जो शासक था, उसके नाम पर। एक केंद्रीय प्रशासन व्यवस्था लागू की गई। अपने भूभाग में रहने वाले सभी नागरिकों के लिए समान कानून बनाया गया। देखिए, जितने भी नागरिक हैं उन नागरिकों के लिए कैसे कानून की बात करी गई? समान कानून। और राजतंत्र व्यवस्था में क्या समान कानून होता है? देखिए, जो आपका बच्चों, जो आपका राजतंत्र होता है, उस राजतंत्र में क्या होता है? जो आपका सामान, जो कानून है, ध्यान दीजिए, जो आपका समान कानून है वो जो है आपका नहीं होता है। क्या नहीं होता है आपका? जो समान जो कानून है, कानून आपका नहीं हो। लेकिन जब आपका, आप देखेंगे, जब जो प्रक्रिया बिल्कुल लोकतांत्रिक हो, क्लियर हो, और सभी नागरिकों ने मिलकर अपना राष्ट्र बनाया हो, तो जो ऐसी स्थिति में क्या होता है? जो आपका फिर क्या होता है? समान कानून होता है। और बच्चों किसके लिए होता है? जो भी अभी क्या होंगे, सभी आपके नागरिक होंगे। कौन होंगे? जो आपके नागरिक होंगे उनके लिए। ठीक है, आगे देखिए। आंतरिक आयात निर्यात शुल्क समाप्त कर दिया गया। देखिए, आपकी चीजें बदल रही हल्के हल्के। भार नापने की एक समान व्यवस्था लागू की गई। क्षेत्रीय बोलियों को हतोत्साहित किया गया। फ्रेंच, अब देखिए, अब आप देखेंगे पेरिस में फ्रेंच जैसी बोली और लिखी जाती है, वहां वही राष्ट्र की साझा भाषा बन गई। यानी कि पेरिस में एक भाषा बोली जाती थी फ्रेंच, उस फ्रेंच को उन्होंने क्या बना दिया? अपनी राष्ट्रभाषा या सम। तो बच्चों, उनकी क्या बन गई? जो आपका पेरिस में जो भाषा जो आपकी बोली जा रही थी वो क्या बन गई बच्चों? आपका वो भाषा, फ्रेंच भाषा, उनकी समान भाषा बन गई। यानी कि सब लोगों ने एक्सेप्ट किया एक अनुसार, सब चीजों ने। देखिए, किसी भी देश में क्या होता है, जब भी कोई नई व्यवस्था, राजतंत्र हटकर आपका लोगों का तंत्र आता है, जिसको हम लोग आपका लोकतंत्र कहते हैं, तो उसमें बहुत सारी नई नई चीजों की स्थापना होती है। पुरानी चीजों को बदला जाता है, नई व्यवस्थाएं आती हैं। तो नई व्यवस्थाओं के अनुसार, नई चीजों के अनुसार, लोगों की सुलभता के अनुसार बहुत सारी चीजों का क्या है आपका गठन किया जाता है। क्लियर है बच्चों? तो इतना जो है हम लोगों ने अपने लेक्चर में देखा। यानी कि सिंपल कहें कि फ्रांस में जो था आपका राजतंत्र को हटाकर आपका लोकतंत्र की स्थापना की गई, और कैसे आपका राजतंत्र से राष्ट्रवाद की तरफ आपका यूरोप बढ़ रहा था, उसकी कहानी को, उसकी जर्नी को हम लोग अपने लेक्चर के माध्यम से देख रहे थे। मैं उम्मीद करूंगा कि मेरे प्यारे बच्चों, आपको कुछ नया सीखने को मिला हो इस पूरे लेक्चर के अंतर्गत, और आप एक बार इसको जाकर आप इससे रिवीजन कीजिए। आपका किसी प्रकार का कोई डाउट रहता है तो आप बच्चों क्या कर सकते हैं, आप मुझसे लाइव जुड़कर चैट के माध्यम से आप अपना प्रश्न हम तक पहुंचा सकते हैं, कोई भी स्कूल का कोई भी बच्चा। चलिए, आज के लिए इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। मैं उम्मीद करूंगा कि मेरे सभी प्यारे बच्चे इस लेक्चर को अब इससे रिवीजन करके आए। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का।